algorithm, there are two things we are measuring: the time complexity and the space complexity. Time complexity is the time required to execute an algorithm. Space complexity is the space required to execute an algorithm. So there is a term which is known as a time space trade-off. এটা ଗୋଟେ question পড়ে, time space trade-off ମାନେ এটা কোন ବୋଲି ଗୋଟେ question পড়େ. What is time space trade-off? देखो ଆମେ ଏବେ ଦେଖିଲେ कि every program is depending on two factors or two measuring factors are there to know the performance of an algorithm, that is time and space. तो हमर बेले बेले कोन हुए, मु जदी गोटे प्रोग्राम रो एल्गोरिथम रो टाइम को कमेबा को चाहूची, आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द स्पेस. हां जेमति मु कहबे मो परीक्षा रे बेसी मार्क आनिया को चाहूची, कोन कॉम्प्रोमाइज करिया को पड़िबो, टिके पढिबा को बेसी पड़िबो, देह को टिके कॉम्प्रोमाइज करिया को पड़िबो, हेइ पारे देह टिके खराब हे जाय पारे, पढु पढु राति दिन बसी की पढु पढु, तो हमको गोटे कॉम्प्रोमाइज करिया को पड़िबो, परिश्रम ऊपर हमको कॉम्प्रोमाइज करिया को पड़िबो. मो मन को मार्क बेसी आने को चाहिबी, भलो परफॉर्मेंस दबा को चाहिबी. सेमति उल्टा मु कहबे नै मते हेल्थ ता भलो रखिया अछि, ताले पढिबिनी. हां आराम से सोइबी ए करबी, तो गोटे जिंस भलो करिया पय आ गोटे जिंस मोर खराब हेइ पारे. सो इफ यू वांट टू increase or decrease the time of the algorithm, you may have to increase the space complexity of the algorithm. तुमको बेसी स्पेस हे पारे प्रोग्राम को दबा को पड़िबो. ताले मो कोन कहबी, t is inversely proportional to s, means time is inversely proportional to space. Inversely proportional हमें केते बेले यूज करू ना, जत्ते बेले गोटे जिंस बढ़िले आ गोटे जिंस कमे, सेते बेले इनवर्सली प्रोपोर्शनल यूज होय. हां जेमति तमे फिजिक्स रे पढिथो F = ma. So F is directly proportional to acceleration. Force is directly proportional to acceleration. Meaning is whenever the acceleration increases, the force increases. Seମିତି amar eti time is inversely proportional to space, means whenever you are trying to decrease the time, you have to give more space to the algorithm. तमे जदि टाइम को कमेबा को चाहूचो, तम प्रोग्राम रो, तम एल्गोरिथम रो, तुमको बेसी स्पेस दबा को पड़िबो सिस्टम को. इन द सेम वे स्पेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. तो कोन दरकार हमकु ना, जत्ते बेले हम गोटे प्रोग्राम रो गोटे फैक्टर को कमेबा को चाहूचो, हमको आ गोटे फैक्टर ऊपर कॉम्प्रोमाइज करिया को पड़े. तो आज टू 10 वर्ष तळे कोन होउतिला, स्पेस ता बहुत कॉस्टली थिला. जो रैम हमर थिला, रैम हमकु केते जीबी रैम मिलुतिला, गोटे जीबी रैम भी के देखि नथिले. हां 256 MB रैम एंतर सब काम करंती. तणो सेते बेले सेही अनुसार हमर आमे जो क्लाइंट कहे, तम प्रोग्राम जाको दरकार यूजर कहबो, ओके यू कैन टेक मोर टाइम, बट आई एम नॉट एबल टू गिव यू द स्पेस. मु तुमको बेसी मेमोरी देई परिबी नाही. हां मोर कांस्टेंट अछि, हम पाखरे एते पैसा नाही, हम एते इन्वेस्टमेंट करि परिबुनु ए सॉफ्टवेयर ऊपर. यू कैन टेक मोर टाइम. तो प्रथमे देखिथिबो जे बैंक रो बैलेंस शीट गुडा बाहरे 3 दिन 2-3 दिन ताको प्रिंटर सब चलथिबो. चलथिबो से जो बड़ प्रिंटर से चलथिबो 2 दिन लागिबो ताको बैलेंस शीट गुडा बाहरिया पय. किंतु आजि काली सेटा नुहे. आजि काली कोन होची, बैलेंस शीट बाहरी पडुची 2 घंटा रे. हां ता माने कोन, आमे मोर स्पेस प्रोवाइड करूछु प्रोग्राम को मोर स्पेस प्रोवाइड करूछु टू मिनिमाइज द टाइम. तो एबेर दुनिया रे, एबेर सिचुएशन रे ए जो टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ हाउ सेमते किछि मीनिंग आउ एग्जिस्ट करूनी, बिकॉज़ एवरीबॉडी नाउ इज गिविंग टू गिव मोर कॉन्फ़िगरेशन टू द सिस्टम. से खर्च करिया पे राजी अछंती, जेहेतु हमर मेमोरी टा हार्डवेयर टा सस्ता हे गलानी, हमें सिस्टम ऊपर खर्च करिया पे राजी अछु, किंतु टाइम हमें दबा पे राजी न. सो किंतु ए क्वेश्चन, बट द क्वेश्चन इज स्टिल इट इज एग्जिस्ट. But the question is still it is exist. The question is time space trade-off, means you have to know, you have to write, to minimize one thing, you have to compromise on the other. That is known as time space trade-off. But in now latest, in the now situation, that term has no such meaning. Only everybody is trying to decrease the space, but the companies or the user are ready to give more space to the program. I mean inta बुझी जाइथिबो time space trade-off. अच्छा मु काली तुमको asymptotic notation ऊपर काली स्टार्ट करिथिली. तो गोटे नोटेशन मु कहिथिली बिगो नोटेशन. हां बिगो नोटेशन कहिथिली, आज अलगा नोटेशन पढिबा. अच्छा बिगो नोटेशन हमें पढिथिले. बिगो नोटेशन कोन करे, fn is smaller than equal to c into gn for all n is greater than equal to n0. तो if I have a function fn, एटा भाबिने मोर गोटे फंक्शन अछि fn, तो मते गोटे एमिति फंक्शन दरकार c into gn which must be greater than equal to fn. तो एई जगह रे मते गोटे फंक्शन दरकार c into gn which must be greater than fn, but after the point n0. So if this is my input, if this is the input to the algorithm and this is the growth rate of the algorithm, so after the point only n0,
तमर C into Gn टा सदा बेले बेसी हबो as comparison to Fn ता मीनिंग भाबो मु तुमको गोटे एल्गोरिथम लिखा कोई sorting algorithm let I am asking you to write a sorting algorithm so let the sorting algorithm is not performing very well up to the data member when the data member of the array is 10 but after that it is performing very well ता माने सेटा कहिबा it is a good algorithm जेमिति गोटे पिला को तमे कहिबो दुईटा पिला अछंती भाबिनियो तमे कहिबो परीक्षा करा जिवो गोटे यूनिट परीक्षा करेलो गोटे यूनिट रो परीक्षा करेलो गोटे पिला भलो कला सेकंड पिला भलो कलानी किंतु जेतले मु पांचटा यूनिट रो परीक्षा करूची सेकंड पिलाटा भलो करूची प्रथम पिला भलो करूनी ता माने कोन हला when the volume of the syllabus is very less the student 1 is performing well but when the volume of the syllabus is more सेते बेले मोर स्टूडेंट 2 टा भलो करूची तो मु ए जगह का को भलो कहबी मु सेते बेले स्टूड को भलो कहबी काहे कि ना से साइज ऑफ अरे किबा साइज ऑफ डाटा टा भी बडो हेले हिज परफॉर्मेंस इज गुड एज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस वन तनो सदा बेले हम एल्गोरिथम को कंपैरिजन करिबा फॉर द हायर वॉल्यूम ऑफ डाटा हाउ द एल्गोरिथम इज बिहेविंग सेही जिंसटा को हमको मेजरमेंट करिया को पड़े मन कर केवल 10 टा डाटा मु इनपुट दे कि मु कहबे मो प्रोग्राम बढ़िया चालुची सेटा मोर काम नुहे काम मोर हबो केते बेले भलो बोली मु कहबी if I am giving a huge volume of data when the size of the input to the program tends to infinity गोटे जिंस पढिथिबो लिमिट n tends to infinity मैथमेटिक्स हम जेमति पढु ता माने कोन when n is approaching towards infinite ताहले मो से फंक्शन रो वैल्यू टा केते हला सेटा मैं मैथमेटिक्स रे पढु एठी मैं सेमति कहूछु whenever my function or the input to the algorithm is approaching towards infinity how my function is behaving सेटा मैं कहू द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजरमेंट रो वे तमरो इनपुट टा बडो हेले मोर प्रोग्राम टा केमति प्रकार बिहेव करे एबे देखो ताली मु तुम गोटे क्वेश्चन करिथिली माने कर मोर fn इक्वल टू अछि 2n स्क्वायर प्लस 5n मु एको लिखिली fn इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 5n अछि मु एटा को लिखि परिबी 2n स्क्वायर प्लस 5n इज स्मॉलर देन इक्वल टू 3n तो काली में बाहर करथिले फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 जेतले n रो वैल्यू टा ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हला ताहले मोर ए जो 2n स्क्वायर प्लस 5n टा 3n ठू छोट हबा आरंभ कला जण एटा को एमिति भी कहि परिबो 2n स्क्वायर प्लस 5n इज स्मॉलर देन इक्वल टू 3n क्यूब भी कहि परिबो 3n क्यूब हां ए जगह रे n रो वैल्यू 2 किबा 3 रे ये काम 2 किबा 3 रे ये काम करी आरंभ कर जिवो तो फॉर द सेम फंक्शन 2n स्क्वायर प्लस 5n 2n स्क्वायर प्लस 5n one person is giving the answer big of n square sorry another person is giving the answer big of n cube one more person may be giving the answer n of 100 हां ताले एबे क्वेश्चन होची आ भीतर किए ठीक सेम फंक्शन पे हमें कहिले बिग ऑफ n स्क्वायर बिग ऑफ n क्यूब बिग ऑफ n टू द पावर 100 आ भीतर किए ठीक एठी समस्त ठीक किंतु मोर इन माने इंफॉर्मेटिव आंसर किए दोची जे एटा को बुझाइची बिग ऑफ n स्क्वायर जे बिग ऑफ n स्क्वायर तार आंसर देइची दैट पर्सन इज मोर इंफॉर्मेटिव ए जिंसटा को मु आउ टिके तुमको गोटे एग्जांपल रे बुझौची बुझी परिबो भलो भाबरे भाबिनियो गोटे पेन रो कॉस्ट होची एग्जैक्ट कॉस्ट होची 40 रुपीस हला पेन रो एग्जैक्ट कॉस्ट होची 40 रुपीस मु किनिया को चाहूची पेन टा मु फास्ट लोक को जेकी पचारली अच्छा दाम केते मु केते पैसा नै की गले मु किनि परिबी से मते कहूची तू नै की जा एट मोस्ट 100 रुपीस से मते कहला सेकंड लोक को पचारली से मते कहला एट मोस्ट 41 रुपीस तू नै की जा किन दे परिबू थर्ड लोक को पचारली केते नेले किनिबी से मते कहूची एट मोस्ट 50 रुपीस तू पॉकेट रे नै की जा तू किनि परिबू फोर्थ लोक को पचारली केते ना एट मोस्ट 1000 रुपीस तू नै की जा किनि परिबू एबे मते को आ भीतर किए ठीक आंसर देछि मो पुनी क्वेश्चन कहूची पेन रो एग्जैक्ट दाम होची 40 रुपीस मो चारि जन को पचारली मते चारि जन डिफरेंट आंसर देले मो क्वेश्चन होची वर्तमान मते किए ठीक आंसर देछि तुने पारुचो सब यस सर क्वेश्चन रो आंसर देबा को चेष्टा करो पेन रो एग्जैक्ट दाम होची 40 रुपीस मो चारि जन को पचारिछि कि मो केते टंका नेले एटा को किनि परिबी सेमान सब एक्सपीरियंस अछि किनि छंती ए चारि जन जाक लोक चारि जन मते जगह डिफरेंट रे आंसर देले जने कहूची एटमोस्ट 100 रुपीस तू पॉकेट रे नै की जा जने कहूची तू 41 रुपीस नै की जा जने कहूची 51 50 नै की जा जने कहूची तू 1000 नै की जा तो मोरे बे क्वेश्चन होची एमान के भीतर मते ठीक के कहिछि
whose answer is correct? The second one is sir. Second one. First, third, fourth भूल बोली कहबे कि हमें? No sir. ना सेमाने भी ठीक, समस्त ठीक, all are correct. किंतु जणे जदि मते कहबो एटमोस्ट 39 रुपीस नै कि जा मु ताको कहबी तू भूल आंसर देलु, बाकी समस्त मते ठीक आंसर दैछंती। किंतु मोर इन्फॉर्मेटिव आंसर दैछि ये लोकटा, मोर इन्फॉर्मेटिव बेसी इन्फॉर्मेशन दैछि। जदि मो पॉकेट रे 41 रुपीस अछि मु नै कि जे कि से पेन को किनि दे परबी, मते 50 रुपीस नै जगिबा को पड़िबो नै। मो पाखरे जदि 41 रुपीस अछि मु 50 नाही ताले भी मु नै कि जे कि किनि दे परबी, ता माने मते मोर इन्फॉर्मेटिव आंसर के दला जे मते कहउछ एट मोस्ट 41 रुपीस। इन द सेम वे व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम रो कोन होय ना सदा बेले से तमरो सेम टाइम लगेइबो नाही, डिपेंडिंग ऑन डाटा को प्रकार ता पाखु इनपुट आसुची से अनुसार से टाइम बेसी कम लगेइबो। जेमति तमे बबल शॉट रो एग्जांपल नियो, मने कर मो पाखरे आरेटा ऑलरेडी सॉर्टेड अछि आ आरेटा ऑलरेडी सॉर्टेड नाही, रिवर्स ऑर्डर रे पूरा अछि, तो सेमाने जतले प्रोसेसिंग हबो हे पर से कम बेसी टाइम लगेइबो। सर्चिंग रो केस मु नउची, मो पाखरे भाबिने 100 टा पिला बसिछंती, मु गोटे नाटे को खोजुची, सी प्रथम सीट रे ही बसिची, तो मते खोजिबा टाइम ता बेसी लागिबो ना कम लागिबो? निश्चय कम लागिबो। मु फर्स्ट पिला रो ना पचारबी, मोर मैच करि गला, मु कहबी हां मिली गला। जदि लास्ट रे बसतिबो ताले मते निश्चय बेसी खोजिया को टाइम लागिबो। तो एई प्रकार रे डिपेंडिंग ऑन हम एल्गोरिथम रे इनपुट टा कोन आसुची, एल्गोरिथम रे इनपुट टा कोन आसुची तमरो टाइम टा बढ़ी जाए किंबा कमी जाए। हां तनो आमे बहुत क्षेत्र रे कहि परिबानी कि यार एग्जैक्ट टाइम टा केते, आमे एटा कहि परिबा कि एटमोस्ट एते टाइम लागिबो, एटलीस्ट एते टाइम लागिबो कि कोन लागिबो, किंतु आमे एग्जैक्टली कहि परिबानी कि सब क्षेत्र रे एटा एतिकी ही लागिबो। So that is why we are considering this big O notation, big omega notation, theta notation. They are different notations. If you are exactly able to say कि yes this is the time, it will definitely take, ताले मु theta रो help नेबी। जत्ते बेले मु theta रो help नौनी, अन्य रो help नौची notation रो, meaning is I am not able to say the exact one, I am using the terms at least or at most। मु सत्ते बेले at least किंबा at most रो help नौची गोटे कॉम्प्लेक्सिटी को कहिबा पाई। एबे जेंति मु कहिली द बिग ओ ऑफ n क्यूब n स्क्वायर, तापर मु कोन कहिली बिग ओ ऑफ n क्यूब, मीनिंग इज एल्गोरिथम टा एट मोस्ट बेसी रु बेसी n स्क्वायर टाइम लागिवो किंबा बेसी रु बेसी n क्यूब टाइम लागिवो, आमे सेटा ताको कहिले। तो एबे पुनी क्वेश्चन आछुची इफ इट इज n स्क्वायर देन व्हाई वन शुड से n क्यूब, मने कर n स्क्वायर टाइम पे हे जाउची ताले हम n क्यूब काहे की कहिबा, because we don't know how much it will time take, आमे कहिले बेसी रु बेसी एतिक टाइम लागिवो। सेटा को आमे कहि देले बेसी रु बेसी एतिक टाइम लागिवो, किंतु एग्जैक्टली केते लागिवो आमे सेटा जानिनो। तो से टर्म को आमे यूज करू बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन इज नथिंग बट एट मोस्ट, सेटा मीनिंग करे एट मोस्ट, से एट मोस्ट केते टाइम लागुची ता मीनिंग ता होची सेटा। अच्छा एबे बिग ओ गिव्स asymptotic upper bound। देखो बिग ओ कोन करे ना asymptotic upper bound दिए, मीनिंग इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ asymptotic upper bound? Big O gives asymptotic upper bound। कहीं कि हमें कहू asymptotic upper bound? Excuse me, sir, just a minute. Actually, students are requesting you to talk in English or Hindi. Okay, I mean some are non-Odia students, na? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So I will use English and sometimes I may use Hindi, but since some are non-Odia, I have to speak in either English or sometimes I may use Hindi, no problem. Okay. So the thing is, we are talking about the complexity of the algorithms and the time as well as the space complexity of the algorithms. To measure the space and time complexity of the algorithms, we have to use different notations. I have already completed this big O notation. Big O notation gives the asymptotic upper bound of an function or of an algorithm. Asymptotic upper bound meaning is if for the function fn, सोचो ये मेरा एक फंक्शन है fn, इसको आपने ग्राफ बना, ये fn का ग्राफ बना, तो मैं और एक फंक्शन का अगर ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं विच इज सम कांस्टेंट ऑफ gn,
तो सोचो मैंने ये ड्रॉ किया C इंटू जी एन, और एक ने इसके ऊपर ये वाला ड्रॉ किया C इंटू जी एन. सो बोथ आर above this FN. सो FN के लिए अभी बिग ऑफ GN ये पहला वाला भी हो सकता है, दूसरा वाला भी हो सकता है. बोथ आर करेक्ट. In the same way, whatever I have given with an example, let the cost of the pen is 40 rupees. Somebody can give a call of at most 41 rupees. Somebody can also say its cost is at most 100 rupees. Here, like both are correct. In the same way, for the function fn equal to big of alpha to the power n to the power alpha implies that fn equal to big of n to the power alpha plus epsilon is always correct. Is correct. So that is why we are saying कि big O gives you asymptotic upper bound. वो हमेशा एक upper bound देता है, और वो upper bound is infinitely growing. That upper bound nobody stops it. It can grow up to any infinite value. Like पेन का कॉस्ट अगर 40 रुपीज है, कोई अगर बोलेगा इसका कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ है, कोई गलत बोल रहा है क्या? नो. बट ही इज गिविंग ए very huge upper bound answer. But he is not incorrect, he is also correct, but it is a very huge upper bound. तो सोचो मेरा फंक्शन अगर इस तरह से ग्राफ उसका ड्रॉ हो रहा है, वो मेरे को आंसर दे रहा है यहाँ पे लाके. So this is not incorrect, but it is asymptotically very upper side. It is in the upper side. तो ये हो गया बिग ओ का डेफिनेशन और बिग ओ का यूज हम इस तरह से करते हैं. तो इफ फॉर ए फंक्शन fn इक्वल टू अल्फा टू द पावर n, fn is equal to big O n to the power alpha plus epsilon. This is correct for big O notation. Now come to big omega notation. Big omega. So what is the big omega notation says? Fn should be greater than equal to C into Gn, or all n is greater than equal to n0. Whatever the definition I have written in case of big O notation, just the same statement I will write, and the mathematical expression I will write is only this one. Fn is greater than equal to C into Gn for all n is greater than equal to n0. So then हम लोग वहां पे क्या लिखे थे? If Fn and Gn are two functions, यहाँ पे मैं उसको लिख दे रहा हूँ. Fn and Gn are two functions. Fn is equal to big omega of Gn if there exists a constant C such that Fn should be greater than equal to C into Gn for all n is greater than equal to n0. So this is the definition of your big omega notation. This is the definition of big omega notation. So taking this definition, if you want to draw this definition in form of a graph, how can you draw this graph? देखो ये क्या बोल रहा है, तुम्हारा डेफिनेशन क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है अगर fn और gn तुम्हारा दो फंक्शन है, तो fn को आप बिग ओमेगा ऑफ gn कब बोलोगे? जब fn is greater than equal to c into gn हो जाएगा. Whenever fn is greater than equal to c into gn, then only we will say fn equal to big omega of gn. So let I have a function fn. सोचो ये एक ग्राफ है. ग्राफ सभी प्लॉट करना जानते हो, हम स्कूल में पढ़ते हैं क्लास 8-9 पे, हाउ टू प्लॉट ए ग्राफ. If somebody will give you a function f of n equal to 2n square plus 5n, अगर आपको किसी ने ये फंक्शन दे दिया, आप इसका ग्राफ बना सकते हो. यू टेक द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n एंड ड्रॉ द ग्राफ. n की वैल्यू आप 1 लोगे तो f ऑफ 1 का वैल्यू निकलेगा, n की वैल्यू 2 लोगे तो f ऑफ 2 का वैल्यू निकलेगा, n की वैल्यू में अगर 10 लूं तो f ऑफ 10 का वैल्यू निकलेगा. ये सबको आप अभी बोलोगे मेरे को आप नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं ले रहे हो? No, I will take not negative values because the input to the algorithm is never be in negative. तो ये मेरा इनपुट साइड है, ये ग्रोथ रेट है. लेकिन हम लोग जब मैथमेटिक्स करते हैं तब हम लोग n का वैल्यू नेगेटिव भी लेते हैं, बिकॉज इन फंक्शन n may be negative, but in algorithm n will not be negative because this is the input to the algorithm. कभी भी इनपुट की संख्या नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है कि मैं बोलूंगा मैं एक बबल शॉट लिख रहा हूँ प्रोग्राम और उसमें -10 नंबर ऑफ डाटा एलिमेंट्स मैंने इनपुट दिया, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है. आप बोलोगे 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनपुट दिए या 100 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनपुट दिए, -10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैज नो मीनिंग. ओके, सो दिस इज द इनपुट साइड एंड दिस इज द ग्रोथ रेट साइड. लेट दिस इज द फंक्शन
fn आपने ड्रॉ किए, एक फंक्शन ऐसे से बना, नॉन लीनियर फंक्शन, एक ऐसे टाइप का फंक्शन ग्राफ में ड्रॉ हो गया। तो मेरे को एक c इंटू जी और एक फंक्शन चाहिए जो कि इससे छोटा होगा, c इंटू जी आफ्टर द पॉइंट n0 पॉइंट के बाद, अप टू द पॉइंट n0 क्या होगा, c इंटू जी दैट डज नॉट मैटर, बट आफ्टर द पॉइंट n0 c इंटू जी मस्ट बी स्मॉलर देन fn, देन वी विल से इट। अगर दोनों फंक्शन का इस टाइप का बिहेवियर होगा तब आप बोलोगे fn इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ gn। इफ टू फंक्शंस हैव सच टाइप ऑफ बिहेवियर then we have to say fn is equal to big omega of gn. Got it? Now come to an example to describe how we are deriving the big omega of gn for a function from a code. So let I am writing a code for I equal to 1, I is smaller than equal to n, I plus plus, for j equal to 1, j is smaller than equal to n, j plus plus, x equal to x plus 5. For I equal to 1. Sir, monitor is not visible. Hello. Yes, monitor not visible. Now it is okay. Now it is visible. Hello. No, sir. Your face only coming. Your face. अच्छा, face monitor is not coming. Sorry, जो screen is not coming. Screen. Whatever I am writing, it is not visible. No, नहीं sir, नहीं आते, नहीं आते. तो नहीं आ रहा है. अच्छा, तो वो शायद शेयरिंग बंद हो गया. ठीक है, मैं उसको शेयर करता हूँ. अभी आया शायद? हाँ, आ गया सर. यस सर. हाँ, अभी स्क्रीन विजिबल हुआ. देखो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, फ्रॉम ए कोड, व्हाट आई एम डूइंग नाउ, फ्रॉम ए कोड. अच्छा, आपने जो मैं ग्राफ बनाया था बिग ओमेगा का, वो आपको दिखा था? ये वाला ग्राफ अभी उस समय विजिबल था? ये अभी मैंने बनाया था, आप उस समय विजिबल था ना? नहीं तो इसको नोट कर लीजिए. यस दिस इज फॉर बिग ओमेगा नोटेशन. इफ आई हैव व्हाट आई टोल्ड दैट टाइम, इफ आई हैव ए फंक्शन fn, if I have a function fn and if I will draw the graph for fn, you know how to draw the graph, so it is drawn. You have to find out a function c into gn. You have to find out a function, some constant of gn, such that some constant into gn's function, ये जो आप बना रहे हो इसका फंक्शन अगर इससे छोटा हुआ, ये वाला फंक्शन की ग्रोथ से अगर छोटा हुआ, नीचे आया, तो मैं बोलूंगा fn इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ gn. एक फंक्शन आपने बना दिया fn का, वो तो बनाना जानते हो. ग्राफ पेपर में अगर आपको मिलेगा बनाने के लिए, आप कोई भी फंक्शन का ग्राफ पेपर में ग्राफ बना सकते हो. तो अगर आप fn का एक ग्राफ बनाए हुए हो, यू हैव टू से, कोई नहीं बताएगा, आप खुद ही डिसाइड करोगे. यू हैव टू से अनदर फंक्शन सच दैट some constant into that another function, whatever you are deciding, whatever you are finding by your own, अगर वो से कम ग्रोथ रेट का हुआ तभी मैं बोलूंगा fn इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ gn. तो ये तो थ्योरी है, हो सकता है ये हमें थ्योरी से ज्यादा समझ में नहीं आए, तो मैं उसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ. फ्रॉम द प्रोग्राम कोड, हाउ कैन यू फाइंड आउट द बिग ओमेगा ऑफ gn? ओके, you see, so I am writing a code for this. For I equal to 1, I is smaller than equal to n, I plus plus. For j equal to 1, j is smaller than equal to n, j plus plus. X equal to x plus 5. Then again I am writing one more loop. This is the nested loop. Then again I am writing for I equal to 1, I is smaller than equal to n, I plus plus, x equal to x plus 1. X equal to x plus 1. Let I have written this. So now if I will ask you, you represent this in terms of a function. You represent this in terms of a function. तो आप देख रहे हो, तो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो लाइन है वो n स्क्वायर टाइम्स चलेगा और ये जो लाइन है वो n टाइम्स चलेगा, because this is a nested loop and this is a single loop. So I can write fn equal to, n square plus n. I can write this from this code. I can write this fn equal to n square plus n. But big omega notation, what it says, you have to find out a function
fn should be greater than equal to some constant into gn। आपको ये वाला टाइप का एक फंक्शन फाइंड आउट करना है, इस तरह से फंक्शन को फाइंड आउट करना है। तो मेरे को अब बताइए मैं ये लिख पाऊंगा ना नहीं, fn n square plus n greater than equal to n square मैं लिख पाऊंगा ना नहीं, for all n is greater than equal to 1, दिस इज ऑलवेज करेक्ट। क्योंकि अगर n की वैल्यू 1 हुआ, अगर n की वैल्यू 1 हुआ तो ये साइड कितना हुआ 1 + 1 2 हुआ, ये साइड कितना हुआ 1 हुआ, इट सैटिस्फाइज। सो n square plus n is equal to big omega of n square for all n is greater than equal to 1, this is my answer। n square plus n is big omega of n square। जैसे आप कोई भी चीज को, कोई भी सामान को, सोचो आई वांट टू परचेस सुगर, लेट आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ ए सुगर। सो आप दुकान में जाके मांगते हो आई नीड 2 kg ऑफ सुगर, आप वहां पे जाके नहीं बोलते हो कि आई नीड 5 लीटर ऑफ सुगर, आप नहीं बोलते हो, क्योंकि द यूनिट टू मेजर द सुगर इज kg। लेट आई वांट टू परचेस पेन, मैं जाके किसी पेन शॉप में जाके ये नहीं मांगूंगा कि आई नीड 1 kg ऑफ पेन, मैं वहां पे मांगूंगा आई नीड 10 पीस ऑफ पेन, because the quantity to measure the means the unit to measure the pen is number, quantity, in quantity। So every thing has to be measured with some type of unit। Similarly, the algorithm complexity has to be measured by the unit which is known as asymptotic notation। तो asymptotic notations के हेल्प में आप किसी भी एल्गोरिदम का या किसी भी प्रोग्राम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजरमेंट करोगे। हम लोग एक प्रोग्राम को मेजरमेंट कर देते हैं कभी कभी लाइन ऑफ कोड से, कि मैं बोलूंगा मैं लिखा हूं लाइन ऑफ कोड मेरा 100 है, तू लिखे हो तेरा 105 है, तो तेरा प्रोग्राम अच्छा नहीं है। नो, ऐसे लाइन ऑफ कोड से मैं किसी भी प्रोग्राम का कॉम्प्लेक्सिटी को मेजरमेंट नहीं कर पाऊंगा, मैं हमेशा एसिम्प्टोटिक नोटेशन से उसको मेजरमेंट करूंगा। तो वो से भी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ बिग नोटेशन क्या होता है, बिग ओमेगा नोटेशन क्या होता है, एंड नेक्स्ट बिग थीटा नोटेशन क्या होता है। तो बिग ओमेगा नोटेशन gives asymptotic lower bound, जैसे आपका बिग ओ देता है asymptotic अपर बाउंड, इन द सेम वे बिग ओमेगा देता है asymptotic लोअर बाउंड। ओके, so for example, if the cost of a pen is 40 rupees, if I will ask you somebody, पहला वाला आदमी बोल रहा है द कॉस्ट इज एटलीस्ट 30, दूसरा वाला बोल रहा है एटलीस्ट 39, तीसरा बोल रहा है एटलीस्ट 5, फोर्थ पर्सन बोल रहा है एटलीस्ट 100। इनमें से कौन ठीक बोल रहा है? एग्जैक्ट कॉस्ट इज 40 रुपीज, चार आदमी ने चार डिफरेंट वे में आंसर दिए, तो कौन सही बोल रहा है? ऑल एक्सेप्ट दिस पर्सन, ऑल अदर आर सेइंग करेक्ट। एक 30 बोल रहा है, एक 39 बोल रहा है, एक 5 बोल रहा है, एटलीस्ट ऑल आर करेक्ट, बट मोर इंफॉर्मेटिव इज दिस पर्सन, वो ज्यादा क्लोजर इंफॉर्मेशन दे रहा है। समझ पा रहे हो? सो बिग ओमेगा गिव्स एसिम्प्टोटिक लोअर बाउंड। लोअर बाउंड मींस उससे कम वैल्यू का जो भी आप आंसर दोगे ऑल आर करेक्ट। So why there is a need to give such type of answer in an algorithm? Because the need is, as I told, the algorithm complexity always depends on the data, how the data is coming to your program. It is not exact every time for every program, how the data is coming, on that it depends। अगर हमेशा मेरा पास जो डाटा आए एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम के पास, वो अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो और मेरे को असेंडिंग करना है, तब तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सभी का मैं बोलूंगा ये सेम है। लेकिन मेरा पास हमेशा एक डिसेंडिंग ऑर्डर में आता नहीं है, कभी कभी सॉर्टिंग एल्गोरिथम में करना चाहता हूँ, ऑलरेडी एक सॉर्टेड डाटा भी हमें मिलता है, तो प्रोग्राम उस समय कम टाइम लगाता है। अगर अनसॉर्टेड डाटा है तो टोटल अनसॉर्टेड मींस रिवर्स ऑर्डर में आप उसको असेंडिंग में डिसेंडिंग करना है, डिसेंडिंग में असेंडिंग करना है, तब सबसे ज्यादा टाइम लगाता है। And if it is in the halfway in between this sorted order, halfway sorted order, then it is taking average or average time। तो इसीलिए
हमें हर एक एल्गोरिथम हमेशा एक ही टाइम नहीं लगाता, इट डिपेंड्स ऑन द डाटा, ऑन व्हाट वे इट इज कमिंग टू योर प्रोग्राम, इट इज कमिंग टू योर एल्गोरिथम. So that is why we have such different types of notations. हाँ, हम इसलिए different type of notations को यूज करते हैं कि कहीं पे हम बोलते हैं ये ज्यादा से ज्यादा इतना टाइम लगाएगा, कहीं पे हम बोलते हैं ये कम से कम इतना टाइम लगाएगा. हाँ, इसी तरह से हम टर्म्स को यूज करते हैं. अच्छा, मेरे को ये क्वेश्चन का आंसर दो, आप उसमें से समझ में आएगा आप समझ रहे हो कितना. सोचो, आई हैव ए प्रॉब्लम, द नेम ऑफ द प्रॉब्लम इज ए. वन पर्सन हैज रिटन एन एल्गोरिथम और वो बोल रहा है उसका कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन स्क्वायर. ठीक है, प्रॉब्लम का उसने प्रॉब्लम एक एल्गोरिथम लिखा और उसको हमने डिराइव किया जिसका कॉम्प्लेक्सिटी निकला बिग ऑफ एन स्क्वायर. दूसरा आदमी उसी प्रॉब्लम का एक एल्गोरिथम लिखा जिसका कॉम्प्लेक्सिटी हम बोल रहे हैं बिग ओमेगा ऑफ एन क्यूब. तो अभी मेरे को बताइए किसका एल्गोरिथम अच्छा है, किसका एल्गोरिथम अच्छा है? देखो, यहाँ पे बोल रहे हैं उसका एल्गोरिथम को कितना टाइम लगता है बिग ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर, मीनिंग इज इट विल टेक एटमोस्ट एन स्क्वायर, एटमोस्ट एन स्क्वायर. और यहाँ पे ये बोल रहे हैं उसका एल्गोरिथम को लगेगा एटलीस्ट एन क्यूब. तो कौन सा अच्छा है? just a second. Yes. If you are presenting something, तो Yes, वो yes. दिख नहीं रहा है. अच्छा, दिख नहीं रहा है? ना अगर आप वो जो क्या बोलते हैं विंडो का जो एक फाइल विंडो फाइल ब्राउजर खोले वही दिख रहा है. लेकिन अगर आपका प्रेजेंटेशन आप दिखाना चाहते हैं तो आप अगर प्रेजेंटेशन दिखोगे तभी यहाँ पे दिखाई देगा. नहीं, मैं कोई प्रेजेंटेशन नहीं दिखा रहा हूँ, मैं बस क्वेश्चन लिख रहा हूँ. यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ मैं कोई प्रेजेंटेशन नहीं दिखा रहा हूँ. ओ सॉरी. तो आपको स्क्रीन दिख रहा है, मैं जो स्क्रीन यूज किया हूँ. मैं कोई प्रेजेंटेशन नहीं, मैं कोई भी प्रेजेंटेशन अभी तक नहीं दिखाया हूँ, ओनली मैं स्क्रीन में लिख रहा हूँ. बाकी जो हाँ, तो आपको यहाँ से पात्र सर आपका ठीक है, आपका ठीक है. एक्चुअली दूसरा क्लास में बोल रहा था आपका माइक. ओह, अच्छा, आ गया. अच्छा, तो अभी मेरा जो क्वेश्चन यहाँ पे था, आई हैव ए प्रॉब्लम ए and in the problem A, two persons has written two algorithms, and for the first algorithm the calculated complexity is big O of n square, and for the second algorithm the calculated complexity is big omega of n cube. So now the question is which one is the best algorithm? दोनों ने लिखे हैं. तो देखो अभी कैसे हम इसको देखेंगे, सोचेंगे कैसे. पहला लग रहा है एटमोस्ट n स्क्वायर टाइम, दूसरा वाला का आदमी का लग रहा है एटलीस्ट n क्यूब टाइम. तो कौन सा अच्छा हुआ? ये जरूर से अच्छा हुआ. हाँ. वो बोल रहे हैं कोई भी टाइप का डाटा आए उसको ज्यादा से ज्यादा n स्क्वायर टाइम लगेगा, ज्यादा से ज्यादा. और दूसरा वाला बोल रहा है उसको कम से कम n क्यूब टाइम लगेगा, कम से कम. तो कौन सा अच्छा है? जरूर से पहला वाला अच्छा है. समझ पा रहे हो कि नहीं? मिनिमम टाइम लग रहा है वो वाला अच्छा है. बस ये चीज आपको समझना है. बिग ओ और बिग ओमेगा का अंदर डिफरेंस क्या है आप समझ चुके हो. सो दे आर द डिफरेंट नोटेशंस. ओके, ये थोड़ा खत्म हो जाने के बाद हम लोग के पास फिर आरे उरे आएगा, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आप समझ पाओगे. ये सब थोड़ा मैथमेटिकल होता है तो बच्चे इससे थोड़ा घबराते हैं. सो नेक्स्ट इज थीटा नोटेशन. थीटा नोटेशन व्हाट इट टेल्स, fn should be bounded between two functions c1 into c2 for all n is greater than equal to n0. ये उसका डेफिनेशन होता है थीटा ऑफ gn का. इफ आई टू एक फंक्शन है fn, ये इन दोनों फंक्शन के अंदर बाउंड्री में है. दिस इज c2 दिस इज c1 इस टाइप का अगर किसी भी टाइम पे किसी तीन फंक्शन का बिहेवियर है तो आप उसको बोलोगे fn इक्वल टू थीटा ऑफ gn. थीटा मींस इट इज एग्जैक्ट. पेन का दाम 40 रुपीज है, तो अगर कोई आदमी मेरे को बोल रहा है 40 रुपीज इसका एग्जैक्ट दाम है, तुम इसको 40 रुपीज पॉकेट में लेके जाओ, तुम खरीद सकते हो, तो मेरे को वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है. दैट इज योर थीटा नोटेशन. सो इन द सेम वे इफ somebody has giving a statement कि the algorithm will take theta of n square, means it will take exactly n square units of time, ना कम ना ज्यादा. That is theta. Okay, so the other two notations
तो उनका बुक में भी दिया हुआ है थोड़ा थोड़ा, लेकिन डाटा स्ट्रक्चर में उसका ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, और फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में एल्गोरिथम में उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो अभी इसलिए मैं नोटेशन को यहाँ पर ही छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट विल स्टार्ट विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स। So we are going to start the different types of non-primitive data structures. So different types of non-primitive data structure. The first one is your array. Array is the first non-primitive data structure. Yesterday I had classified. So what is an array? Array is a collection of heterogeneous data type. Heterogeneous data type. It is a collection of heterogeneous data types. So there are two types of array: one-dimensional, two-dimensional, and multi-dimensional. Three types of array I can say. Multi-dimensional, one-dimensional, two-dimensional, and multi-dimensional. But in programming, we are using only one-dimensional and two-dimensional, not the multi-dimensional array. One-dimensional, two-dimensional, and one-dimensional array. How to declare the one-dimensional array? Now the data type, then the array name, and the size. In this way, you are declaring the one-dimensional array. So one-dimensional array has the following algorithms we are going to study in an one-dimensional array. Following algorithms. क्या क्या algorithm में पढ़ना होता है इसमें? Linear search. Second is binary search. Third is your bubble sort. Fourth, merge sort. Fifth, insertion into an array. Insertion into an array. Sixth, deletion from an array. Deletion from an array. Then sparse matrix. And step 8 is merging of the two sorted arrays. Merging of the two sorted arrays. So these are not new to you. Already you have read array. So only there is some difference or some new concept we are reading in binary search and sparse matrix. So I am covering that too. The others you can read from your book, you can understand easily. If you are not understanding difficult, facing any difficulty, I am here also giving my WhatsApp number or phone number, you use it and you can contact me at any time for clearing the doubt. That is my WhatsApp number as well as the phone number. You can contact with that number, but you can read the others algorithms, you can understand it very clearly. So the new portion here we are reading is the binary search. So what is the binary search? Binary search, like we have a linear search and we have a binary search. In linear search, what we are doing, we are searching the element sequentially from the beginning till the end of the array. If the element is found, you are returning the address or the index where it is present. Otherwise, you are saying it is not present. But what is the difficulty in binary search? Since we are searching sequentially, you think I have an array which contains 1 lakh of elements. जैसे आप सोचो मेरे पास एक डिक्शनरी है जिसमें 1 लाख वर्ड होता है, मैं एक वर्ड का मीनिंग ढूंढना चाहता हूँ, तो बैठ के मैं ढूंढते रहूं सारे को एक एक करके एक लाख वर्ड तक, विच इज वेरी इम्पॉसिबल। तो वो प्रॉब्लम होता है लिनियर सर्च में, आपको सिक्वेंशियली हर एक को एक एक करके ढूंढना पड़ेगा, विच इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन बाइनरी सर्च हम लोगों का पास क्या करने का मौका हमें देता है। व्हाई द नेम इज बाइनरी? एट एवरी search space you are dividing the problem into two equal halves. Binary मतलब दो होता है, two we are saying for binary. So the name is binary means at every iteration, at every stage we are dividing my problem into two halves. एक एग्जांपल देता हूं, समझो यहाँ पे। Let this is my array containing 5, 7, 9, 15
18, 20, 25 and 30. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So the drawback of binary search, you can say, it is the array must be in sorted order. डिक्शनरी को आप देखते हो तो उसमें सारे एलिमेंट आपका सॉर्टेड ऑर्डर में होता है, सारे वर्ड सॉर्टेड ऑर्डर में होता है, तब आप डिक्शनरी को ढूंढ पाते हो, नहीं तो नहीं ढूंढ पाते डिक्शनरी से वर्ड। तो मैं सोचो इस अरे में से अभी मैं 15 को ढूंढना चाहता हूं। द एलिमेंट आई वांट टू सर्च, द आइटम आई वांट टू सर्च इज 15, whether it is present in the array or not. So linear search में मैं क्या करता ना, सिक्वेंशियली सर्च करता, पहले 5 से मैच करता 15 को, फिर 7 से, फिर 9 से, फिर 15 से। लेकिन बाइनरी सर्च में वो इससे मैं नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, पहले मैं लिखूंगा बिगिनिंग इक्वल टू, दिस इज योर स्टेप 1, बिगिनिंग इक्वल टू 0, एंड इक्वल टू 7। मैं मिड फाइंड आउट करूंगा, बिगिनिंग प्लस एंड बाई 2। ठीक है, साउंड कुछ मोटा स्लो करते हो। beginning plus and by 2 equal to 0 plus 7 by 2 equal to 3. It is 3, not 3.5, it is 3, because you have to take the integer part of this. 7 by 2 equal to integer part is only 3. तो आप फिर क्या करोगे, चेक करोगे क्या A3 में मेरा 15 है क्या, is A3 contains 15? The answer is yes. So you stop and say the searched element is present, the searched element is present at index 3. ठीक है, तो बाइनरी सर्च में हमने क्या करेंगे, एट एवरी इटरेशन, यहाँ पे मिल गया 15 में सर्च कर रहा था, अभी अगर मैं और एक एग्जांपल दिखाऊंगा, मैं लेट आई विल सर्च सम अदर एलिमेंट। तो बाइनरी सर्च में मैं क्या करूंगा, हमेशा बिगिनिंग प्लस एंड दोनों को ऐड कर दूंगा, डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, जो वैल्यू मेरे को मिला उस वैल्यू पे जाके मैं उस एलिमेंट को चेक करूंगा। अगर वो वहां पे उस वैल्यू पे वो एलिमेंट मिल गया, then I will return yes, the element is present at that index. Now you see, let from the array I am searching for 12. Let I am searching for the element 12. 5, 7, 9 क्या था, 15, 18, 20, 15, 18, 20, 25, 30, 25, 30. This was my array and let I am searching the element 12. अगर मैं element 12 को ढूंढ रहा हूं, तो यहाँ पे हमें कैसे क्या करना पड़ेगा, 6 and 7. स्टेप 1, beginning equal to 0, end equal to 7. So you find mid equal to beginning plus end by 2 equal to 0 plus 7 by 2 equal to 3. आप देखो ये क्या A3 पे मेरा पास 15 है क्या, द आंसर इज नो, A3 पे 15 नहीं है। अच्छा सॉरी 12 नहीं है, हम 12 को ढूंढ रहे हैं, वी आर सर्चिंग फॉर 12। सो इन A3 12 इज नॉट देयर, A3 में 15 है, but we are searching 12. So what side will I will go in the array, I will go to the left hand side, ये साइड में। प्रॉब्लम अभी देखो 20 से यहाँ डिवाइड हो चुका है, आप यहाँ पे पहुंच चुके हो, ये थर्ड पोजीशन पे, यहाँ पे आपको 12 ढूंढ रहे थे, 15 मिला, तो अगर 12 होगा तो जरूर से उसका लेफ्ट हैंड साइड में होगा, राइट हैंड साइड में तो होने का चांस नहीं है, because right hand all the elements are greater than that 15. So you have to search the element 12 at the left hand side of the array. तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे since 12 is smaller than a of mid, so end equal to mid minus 1. So the value of end will become 3 minus 1 equal to 2. Now go to step 2, beginning equal to 0, end equal to 2. Mid, you find mid equal to 0 plus 2 by 2 equal to 1. फिर देखोगे क्या मेरा a mid पे 12 है क्या, द आंसर इज नो, क्योंकि A1 पे मेरा पास कितना है, A1 पे मेरा पास 7 है, बट आई एम सर्चिंग फॉर 12. So since 12 is greater than a mid, क्योंकि 12 ग्रेटर है a mid से, तो बिगिनिंग इक्वल टू मिड प्लस 1 कर देना है, इक्वल टू
मिड में कितना था 1 था, प्लस 1 इक्वल टू 2 हो गया। समझ रहे हो? So after your step 2, your beginning equal to 2 and your end is also equal to 2. So in step 3, okay. So in step 3, up to this I did. Let us remove this. In step 3, my beginning equal to 2 and end is also 2. You find your mid. Mid equal to 2 plus 2 by 2 equal to 2. Then you check is a of 2 is equal to your 12. a of 2 में 12 में लेकिन कितना है हम लोगों के पास? a of 1 पे मेरा पास, सॉरी a of 2 पे मेरा पास है 9. So this is no. So since it is no, you have to again ask to the program, since 12 is greater than a of mid, जब ग्रेटर हो गया, ग्रेटर होने से आप क्या कर रहे थे? मिड इक्वल टू बिगिनिंग इक्वल टू मिड प्लस 1 कर दोगे। बिगिनिंग इक्वल टू मिड प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। देन स्टेप 4, बिगिनिंग इक्वल टू 3 एंड एंड इक्वल टू 2, विच इज इम्पॉसिबल। किसी भी पेज का, बुक का स्टार्टिंग पेज का नंबर 3 है और एंड पेज का नंबर 2 है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये पॉसिबल का क्यों हुआ? ऐसे हुआ क्यों ना? वर्ड जो है आपका डिक्शनरी में अगर नहीं है तो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन में अराइज। हाँ, तो क्योंकि 12 हम लोग का आरे में नहीं था, मैं ढूंढते ढूंढते जब आगे बढ़ा, एक जगह पे ऐसे हो गया कि बिगिनिंग की वैल्यू ग्रेटर देन एंड हो गया। सो यू विल कंफर्म दैट योर सर्च्ड आइटम इज नॉट प्रेजेंट इन द आरे। सो हियर वी विल राइट since beginning is greater than end, the searched item 12 is not present. Okay. So I will write the algorithm for this, then we will derive the time complexity of such algorithm. इसमें कोई डाउट है? No, sir. So now I will write the algorithm for this. You see how you will write the algorithm. So algo binary search. The input to the algorithm is array. तब array को इसमें पास करोगे। तो ये algo नहीं, मैं C का फंक्शन ही लिख देता हूँ यहाँ, इंटीजर a of 10। तो जो array में 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इंटीजर बिगिनिंग, इंटीजर एंड, कॉमा इंटीजर द एलिमेंट व्हाटएवर यू आर सर्चिंग फॉर। इंटीजर mid equal to beginning plus end by 2। यहाँ पे लूप चलाओ, while यहाँ पे लूप लिखोगे, while beginning is smaller than equal to end, mid is equal to beginning plus end by 2। if a mid is equal to your element, then return mid, else if element is greater than a mid, अगर एलिमेंट ग्रेटर हो गया, जहां पे आप सोचो ढूंढ रहे हो ये साइड का एलिमेंट, आप पहुंचे हो यहाँ पे, दिस इज योर मिड वैल्यू, आप ढूंढ रहे हो ये वाला एलिमेंट को, तो मीनिंग इज आई हैव टू सर्च टू द राइट हैंड साइड ऑफ द अरे। मैं लेफ्ट हैंड साइड को और सर्च करने की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, बिगिनिंग इक्वल टू मिड प्लस 1 कर दूंगा। So else if element is greater than a mid,
then beginning equal to mid plus 1, else end equal to mid minus 1, then close the bracket. So while loop यहां से चल रहा है, यहां पे खत्म हुआ, फिर लास्ट में लिख दोगे रिटर्न -1। तो ये रिटर्न पे कंट्रोल कब आएगा? अगर मेरे को मिला नहीं आरए पे एलिमेंट, अगर नहीं होगा तो आपका कंट्रोल यहाँ लास्ट में आ जाएगा और वहां पे हम -1 रिटर्न कर रहे हैं। -1 क्यों रिटर्न कर रहे हैं ना, हमें मिला नहीं, कोई इंडेक्स पे नहीं है एलिमेंट, तो -1 इज नॉट एन इंडेक्स फॉर एन array, so रिटर्निंग -1 only to recognize कि the element is not present in the array। तो ये इसका फंक्शन है, सी का फंक्शन है। तो जब आप इसका प्रोग्रामिंग करोगे, इसका मेन फंक्शन को लिखोगे, देन यू कॉल दिस फंक्शन, इट विल वर्क। तो मैं इसका इस प्रोग्राम का मेन फंक्शन भी लिख दे रहा हूँ, तो ताकि आप प्रोग्राम को पूरा टाइप करके देख सकते हो ये किस तरह से काम कर रहा है। तो मेन फंक्शन लिख रहा हूँ, देखो इंक्लूड यहाँ करते हो, जो भी इंक्लूड करना है करो। void main integer a of 10 comma n comma I comma l, लोकेशन कहाँ पे एलिमेंट मिला, लोकेशन। printf enter the number of elements of the array, scanf %d address of n, printf enter the array elements, so for enter the array elements, so for I equal to 0, I is smaller than n, I plus plus, scanf %d address of ai, then printf enter the element to search, scanf %d address of element, then loc equal to binary search a comma a is your number array name, then सेकंड आर्गुमेंट क्या था इसमें, सेकंड आर्गुमेंट हम लोग का था beginning, so beginning is your 0, end is your n-1 and the element whatever you are going to searching for. So this is the way you are calling the function. If loc is double equal to -1, printf %d is not found in the array, else printf the element is found at index %d ब्रैकेट में loc, तो आप लिख दोगे द एलिमेंट इज फाउंड एट इंडेक्स 2, 3, 5 जो भी रिटर्न होके उस फंक्शन से आया होगा, आप यहाँ पे डिस्प्ले कर दे रहे हो गया, ये प्रोग्राम खत्म। तो ये मेन फंक्शन आपने लिखे, उसको वहां से कॉल किए। Okay. Now we will derive the time complexity of this algorithm. So what we are doing in binary search, we are dividing the problem into two halves. After dividing, we are checking whether the element we are searching for is present at the mid or not. If it is not present in the mid, either you are going to the left hand side or we are going to the right hand side of the array.
We are not going to both the sides. We are either going to the left hand side or we are going to the right hand side of the array. So you think in this way. Let I have an array of size n. सोचो मेरे पास एक array है जिसमें n number of elements है. फर्स्ट स्टेप के बाद मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. कितने पार्ट में? दो पार्ट में. तो ये प्रॉब्लम का साइज कितना हो गया? n/2 हो गया. ये प्रॉब्लम का साइज n/2 हो गया. फिर अगर मेरे को फिर से नहीं मिला जो मैं सर्च कर रहा हूं, again I will divide it into two parts or I will divide this into two parts. तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये साइज इसका n/4 हो गया, ये भी n/4, सारे n/4 साइज हो जाएंगे. जोन से साइड को जाकर डिवाइड करो, सारे को हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ता है. हाँ, एक डिक्शनरी का पेज अगर 100 पेजेस है टोटल में, तो आप पहले 50 के पास पहुंचे, फिर उस 50 को पहले आप 50 के पास पहुंचे, ये 50 के पास पहुंच गए, फिर ये साइड आपको जरूरत नहीं, ये साइड में फिर 25 के पास पहुंचे, फिर उस 25 को डिवाइड किए. उसी तरह से हम डिवाइड करते हुए चलते हैं और जब वो वर्ड मिल जाता है हम वहां पे स्टॉप हो जाते हैं. तो यहाँ पे उस तरह से n/2 था, उसको फिर से डिवाइड किया तो n/4 हुआ, फिर से डिवाइड करूंगा तो n/8 होगा. इस तरह से करते करते जब मेरे पास इन द वर्स्ट केस अगर मैं खोजते 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 गया तो लास्ट में मेरे को मिला वर्ड, तो जब वर्ड की संख्या 1 हो गया देन आई हैव टू स्टॉप. जब वर्ड की संख्या 1 हो गया देन आई हैव टू स्टॉप. So the searching will be in this way. This is known as the recurrence tree. This is known as a recurrence tree. So you are building a recurrence tree while searching the element from a binary search. So अभी मेरे को बताओ, अगर किसी डिक्शनरी में, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, किसी डिक्शनरी में सोचो 1024 वर्ड से, किसी डिक्शनरी में अगर सोचो 1024 वर्ड से एक वर्ड को मैं ढूंढ रहा हूं, उस वर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैक्सिमम मेरे को कितना सर्च करना पड़ेगा जो फाइनल में बोल सकता हूँ हाँ ये मिल गया, इसका वर्ड का मीनिंग ये है, या ये नहीं मिला, इसका मीनिंग ये है. मैक्सिमम मेरे को कितना सर्च करना पड़ेगा. अभी सोचो ये क्या हम कर रहे हैं. पहले मेरे पास इनिशियली 1024 था, मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. हर एक का पार्ट में आ गया 512 512. इधर मैं ये साइड पे जाऊंगा, ये साइड पे जाऊंगा. सोचो मैंने ये साइड पे गया, ये साइड पे क्यों जाऊंगा? अगर मेरा जो ढूंढ रहा हूं मैं वर्ड, उसका मीनिंग ये साइड पे नहीं है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे गया. फिर से मैं ये प्रॉब्लम दो पार्ट में डिवाइड होगा, 256 256. सोचो मैंने ये पार्ट पे गया, फिर ये 128 हुआ. सोचो मैंने ये पार्ट पे गया, 128 फिर से दो पार्ट में हुआ, 64 फिर 32 16 16 फिर 8 फिर 4 is 2 is 1. तो आपको कितना बार इसको डिवाइड करना पड़ा अरे को? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स आपने अरे को डिवाइड किया, तब जाके आप बोल पाएंगे इसका आंसर मेरे को मिल रहा है, इसका मीनिंग मेरे को मिला ना नहीं मिला. You have to divide 10 times to the array to say whether its meaning is present in the array or not. In the same way, this is I have drawn it generalized. वहां पे 1024 के लिए किया था, यहाँ पे n के लिए कर रहा हूँ. पहले n था, n/2 हुआ, n/4 हुआ, n/8 हुआ, ऐसे होते 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 1 में आके पहुंच जाएंगे. तो अभी मेरे को बताइए n से जब मैं 1 के पास पहुंच रहा हूं, हाउ मेनी स्टेप्स आई नीड टू डू दिस. यहाँ पे जैसे 1024 से 1 के पास पहुंचने के आपको 10 स्टेप्स की जरूरत पड़ा था. कितना स्टेप्स? 10 स्टेप्स. 10 स्टेप के बाद आप 1024 से आके 1 के पास पहुंचे थे आफ्टर 10 स्टेप्स. क्यों 10 आया, क्यों 15 नहीं आया? ऐसा क्या हुआ जो यहाँ पे 10 आया? क्यों? व्हाट इज द मैथमेटिकल फंक्शन? क्या हुआ जो 1024 का 10 आंसर आया? दैट इज नथिंग बट log 2 1024. log 2 1024 1024 का लॉगरिदमिक इंडेक्स बेस 2 कितना वैल्यू होता है? 10. why log 2 1024 equal to 10? प्रूफ कर पारियो? why log 2 1024 equal to 10? अच्छा तो देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, पहले n था, n/2 हुआ, n/4 हुआ, n/8 हुआ, अप टू 1. तो लेट आई विल राइट, इसका थ्योरी लिख देता हूँ.
initially the array has n number of elements. So after one iteration, it has n by 2 number of elements. After two iterations, it has n by 2 to the square number of elements. After three iterations, it has n by 2 to the cube number of elements. So if we proceed in this way, after ith iteration, it has n by 2 to the power I number of elements. So let after ith iteration, we search the element. So I can say n by 2 to the power I equal to 1. Why 1? Now since I search the element after ith iteration, so means your subproblem has only a single element. So I can write n by 2 to the power I equal to 1. Implies that 2 to the power I equal to n. By putting logarithmic with base 2, log 2 to the power I equal to log 2n. Implies that I log 2 equal to log 2n. Implies that I equal to log 2n. तो I का वैल्यू कितना आ गया? log 2n. So the number of divisions or the number of iterations required to do the binary search is log 2n. तो अगर आप डिक्शनरी में भी देखोगे, अगर आपका एक डिक्शनरी में 1 लाख वर्ड है, आपको बोला जाए कि मैक्सिमम कितना सर्च करने के बाद आपको उसको वर्ड उसका मीनिंग आपको मिल जाएगा, तो आंसर विल बी log to 1 लाख. log to 1 लाख जो भी आंसर होगा log to 1 लाख का, उतने सर्च आपको मैक्सिमम करना पड़ेगा. मैक्सिमम, इट इज नॉट द मिनिमम, इट इज द मैक्सिमम. मिनिमम तो मेरे को एक बार भी मिल जा सकता है. So I have to do a maximum of log to n searches to confirm whether the word is present in the dictionary or not. समझ गए? तो बाइनरी सर्च का कॉम्प्लेक्सिटी आप बोलोगे log to n in the worst case and 1 in the best case. क्योंकि अगर मेरे को पहली बार में ही मिल जाए तो 1 हो गया. हाँ. और उसका worst case मतलब अगर लास्ट तक मेरे को ढूंढना पड़ा या एलिमेंट नहीं है तो तभी भी ढूंढना पड़ा, तो उस केस में हम उसको worst case बोलते हैं. दैट केस द कॉम्प्लेक्सिटी विल बी log to n. So now I am touching the different data structures which are new to you, so that you can read it from your book easily. Array already you know, but there are some different algorithms also there. But arrays you can read from the book very easily, but there are some new data structures which you do not know in your C language. Better I will tell something about that data structures which will help you to read from your book. एथरे तो मैं वो कितने कौन पढ़ी परिया वो जानी नहीं, किंतु जो भी आप अगर थोड़ा मैं आपका जो न्यू डाटा स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कशन कर दूं, इट विल बी हेल्प टू रीड फ्रॉम द बुक. So the data structure, the next data structure is your stack. So what is a stack? Stack always follows a LIFO ordering, last in first out ordering. So the best example of stack is stack of plates in a party. जब हम लोग किसी पार्टी में प्लेट रखा हुआ देखते हैं, किस तरह से होता है, वो इसी तरह से होता है. एक प्लेट, उसके ऊपर और एक प्लेट, उसके ऊपर और एक प्लेट, और एक प्लेट, और एक प्लेट, और एक प्लेट. सो जब आप एक प्लेट को वहां से उठाने जाते हो, ऑलवेज यू आर पिकिंग द
टॉप मोस्ट प्लेट, कभी हम बीच से वहां से उठाते नहीं। हाँ, हमेशा हम टॉप से उठाते हैं। टॉप से उठा के ले लिए, फिर जब और एक सोचो धुल के वो लेके आया और दो चार धो के लेके आया, वो नीचे नहीं रखेगा, वो लाके ऊपर में रखता है। फिर जो उठाता है ऊपर से उठाता है। मीनिंग क्या हुआ? द प्लेट which has put last in the stack has coming out from the stack first, last in first out। जो लास्ट में एंटर किया है वो फास्ट में निकल के आ रहा है। क्यू में क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा होता है। जो पहले गया हुआ है वो पहले वहां से निकलता है। आप क्यू में पहले गए हो तो आपको पहले सर्विस मिलेगा। आप बैंक में पहले गए हो तो बैंक में सर्विस आपको पहले मिलेगा। आप रेलवे काउंटर में पहले खड़े हो तो आपको पहले सर्विस मिलेगा, पहले टिकट मिलेगा। लेकिन लिफो ऑर्डरिंग में क्या होता है? इन केस ऑफ स्टैक, जो उस डाटा स्ट्रक्चर को लास्ट में ज्वाइन किया है उसको सबसे पहले सर्विस मिलेगा। मतलब आप टिकट काउंटर में सोचो लास्ट में गए और आपको टिकट सबसे पहले मिला, दैट इज द लिफो ऑर्डरिंग सेस। लेकिन वो हम लोगों रिजर्वेशन काउंटर में, बैंकिंग टेलर काउंटर पे ये सभी यूज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जो पहले गया होगा वो क्या खाली खड़ा होगा क्या? वो तो नहीं खड़ा हो सकता है। उसको पहले सर्विस मिलेगा। तो वहां पे हम लोग क्यू का यूज करते हैं। लेकिन देर आर मेनी यूजेस एप्लीकेशंस वेयर वी आर यूजिंग द स्टैक डाटा स्ट्रक्चर, जहां पे जो लास्ट में एंट्री किया हुआ है, जो लास्ट में आया हुआ है उस कलेक्शन पे, उसको सबसे पहले सर्विस मिलेगा। तो आप कभी कभी इसलिए देखोगे, सोचो एक प्लेट जो है, एक पार्टी में एक प्लेट है जो कि नीचे की तरफ है, वो पार्टी खत्म होते तक भी वो नीचे रह जाता है, उसको कोई यूज करने की मौका नहीं मिलता है, वो रह जाता है वहां पर। क्योंकि कुछ प्लेट आदमी ने खाए, फिर वो धुल के आ गया, उसका ऊपर रहा, फिर रोज गया, फिर धुल के आ गया, ऊपर रहा, आदमी ऊपर से उठा रहे। वो नीचे वाला प्लेट आज इट इज रखा हुआ है लेकिन वो यूज नहीं हो रहा है। तो ये टाइप का प्रॉब्लम स्टैक डाटा स्ट्रक्चर में हो सकता है कि कोई एलिमेंट नीचे रह गया है, दूसरे एलिमेंट आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, वो एलिमेंट नीचे ही ऐसे रह गया है, उसको वो टच नहीं होगा या उसको सर्विस नहीं मिलेगा। इट विल बी होल्ड फॉर एवर। तो इसीलिए हम इस टाइप का डाटा स्ट्रक्चर को जहां जरूरत है वहां पे यूज करेंगे, सभी जगह पे तो इसको यूज नहीं कर सकते। तो डिपेंड्स ऑन कहां पे हमें स्टैक यूज करना है, कहां पे क्यू यूज करना है। सिंस दे ऑल आर द बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर्स, यूजर डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर, वी आर क्रिएटिंग इट एंड यू आर यूजिंग इट। सो आपको ही पहले सोचना है मेरा ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सी टाइप का डाटा स्ट्रक्चर हेल्पफुल है, तो फिर उसी तरह से मैं उसको बनाऊंगा, उसको यूज करूंगा, उसको जरूरत को वहां पे समझूंगा कौन सी डाटा स्ट्रक्चर यहाँ पे हेल्पफुल है। स्टैक बहुत जगह पे हेल्पफुल है, स्टैक के बिना हम बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आगे आगे तुम जब पढ़ोगे फिर उसका यूज भी तुम्हें भी समझ में आने लगेगा। अभी लगता है जब स्टैक पहली बार हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, फॉर्डरिंग जो लास्ट में है उसको पहले कैसे सर्विस मिल जाएगा, वो पहले कैसे उस काम का उसको हम काम उसको करा के निकाल देंगे उसमें से, और जो बाद में जो पहले आके बैठे हुए हैं वो क्या करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन आता है दिमाग में। लेकिन जब हम इसका एप्लीकेशंस पढ़ेंगे वहां पे हमें लगेगा नहीं, इस डाटा स्ट्रक्चर का भी बहुत सारा वैल्यू है और यूज है। ओके, तो स्टैक, अगर मैं अभी एक स्टैक का एग्जांपल बनाऊं तो स्टैक कैन बी इंप्लीमेंटेड इन टू डिफरेंट वेज। वन इज योर array एंड वन इज योर लिंक लिस्ट। वन इज योर लिंक लिस्ट। स्टैक को आप दो तरह से यूज करा सकते हो, यूज full kara, because stack is nothing such type of data structure with any compiler. You have to create it using some other data structures. तो array और लिंक लिस्ट का हेल्प लेके आप इस डाटा स्ट्रक्चर को बनाओगे, स्टैक को। तो मैं array से कैसे बनाओगे उसके बारे में थोड़ा बात करता हूँ। तो creating a stack using array. So every stack has three operations. Every stack has three operations. क्या क्या ऑपरेशन होता है स्टैक में ना? पुश मीन्स इंसर्ट, पॉप मीन्स डिलीट एंड पीप मीन्स रीड। पुश ऑपरेशंस हम इंसर्शन स्टैक में नहीं बोलते, हम पुश बोलते हैं वहां पे।
हम डिलीशन का भी स्टैक में वर्ड यूज नहीं करते, हम वहां पे पॉप वर्ड यूज करते हैं। रीड मीन्स यू आर ओनली रीडिंग द टॉप मोस्ट एलिमेंट, आप रीड बीच से नहीं कर पाओगे। जैसे सोचो मैं एक आरे में बोलूं आपको कि मेरा पास एक 10 एलिमेंट है आरे में, व्हाट इज द एलिमेंट प्रेजेंट एट द थर्ड इंडेक्स, तो आप उसको डिस्प्ले कर सकते हो। लेकिन स्टैक हमें वो चीज को अलाउ नहीं करता है। स्टैक बोलता है जो भी तुम चीज को पढ़ोगे वो ऊपर वाला सबसे टॉप वाला एलिमेंट जो लास्ट में इंसर्ट हुआ है उसको ही आप पढ़ पाओगे। जैसे सोचो ये सिचुएशन आता है कभी कभी, हम लोगों के पास एक स्टैक ऑफ प्लेट्स रखा हुआ है, पार्टी में प्लेट रखा हुआ है, सबसे टॉप में जो प्लेट रखा हुआ है वो सोचो थोड़ा टूट गया है या थोड़ा साफ नहीं है, नया नहीं है, तो आपने गए उसको यूज करने के लिए, देख रहे हो नहीं वो थोड़ा साफ नहीं है, तो आप क्या करोगे, वो उसको उठा के नीचे रखोगे, दूसरा वाला उठाओगे, ऐसा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम क्या करते हैं, वो पास में खड़ा होकर हम रीड करते हैं उसको, रीड करके हम देखेंगे जब तक वो टॉप वाला प्लेट को दूसरा कोई उठा ना ले तब तक हम पास में खड़े होकर उसको रीड करते रहते हैं। तो दैट इज द रीडिंग ऑपरेशन ऑफ ए स्टैक। यू ओनली लुक्स द एलिमेंट एंड रीड द टॉप मोस्ट एलिमेंट। उसका नीचे क्या है आप तब तक नहीं देख पाओगे, रीड नहीं कर पाओगे जब तक ऊपर वाला प्लेट वहां से उठ नहीं जाए। तो दूसरा कोई उसको पॉप नहीं करते तक आप उसको खड़े होकर रीड कर रहे हो, पिप पिप कर रहे हो। तो आइदर द वेटर विल टेक इट आउट और सम अदर पर्सन विल टेक इट आउट, तब तक आप उसको पीप कर रहे हो। सो दैट इज द पीप ऑपरेशन। पॉप means you are deleting the topmost element, push means one new element is inserted into the stack। ये सारे ऑपरेशन से एक स्टैक। देखो सोचो मेरे पास एक स्टैक है, दिस वन 0 1 2 3, द मैक्सिमम साइज इक्वल टू 4 एंड इट इज इनिशियली एम्प्टी। तो इसका टॉप वैल्यू क्या है, -1 आप बोलोगे, इसका टॉप वैल्यू क्या है, -1। द नेम ऑफ द स्टैक इज लेट इट स्टैक। मैं इसमें एक एलिमेंट अभी पुश करने जा रहा हूं, पुश स्टैक कमा 10, तो क्या हो जाएगा, ये टॉप जो पोजीशन है करंटली उसमें इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ 10 आ गया, 0 1 2 3, तो ये नहीं है, तो आप बोलोगे टॉप इक्वल टू 0। सिमिलरली आप और एक एलिमेंट इंसर्ट करोगे 20, तो 20 को जब इंसर्ट करोगे पुश स्टैक कमा 20, तो क्या होगा 10 20 0 1 2 3, टॉप इक्वल टू हो गया 1, पहले टॉप -1 था, फिर 0 हो गया, फिर 1 हो गया। फिर आप नेक्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट करोगे तो टॉप का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, टॉप का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो पुश स्टैक कमा 30, तो 10 20 30 0 1 2 3, तो टॉप इक्वल टू 2 हो गया। देन पुश स्टैक कमा 40, 40, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 20 30 40 0 1 2 3, टॉप इक्वल टू हो गया 3। फिर से मैं पुश करने के एक एलिमेंट को कोशिश कर रहा हूँ, स्टैक कमा 50, जगह नहीं है इस सारे में, इस स्टैक में और जगह नहीं है, तब बोलोगे स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो क्यों ओवरफ्लो हो गया स्टैक ना, बिकॉज योर टॉप इज ऑलरेडी इक्वल टू मैक्स साइज -1। तो जब भी स्टैक का वैल्यू, टॉप का वैल्यू ऑलरेडी मैक्स साइज -1 हो गया है एंड आफ्टर दैट यू आर ट्राइंग टू इंसर्ट एन एलिमेंट, then it will give you an error message, stack overflow। ठीक है, अच्छा इसमें कोई डाउट, कुछ पूछना चाहते हो? So stack is what type of data structure stack is? It is a linear abstract data type. It is a linear abstract data type. Like your array is also a linear abstract data type. Similarly, stack is also an abstract
sorry, linear abstract type. So where the element which is inserted last gets deleted first. तो स्टैक का डेफिनेशन क्या बोलता है ना, स्टैक इज ए लिनियर एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप
Sir, voice is not audible. सुनाई दे रहा है सर। सर आपका कुछ भी वॉइस सुनाई नहीं दे रहा है, आपको आवाज नहीं आ रहा है आपकी। Linked list. So in linked list, let I want to insert 5 nodes. So what I will do? Now I will create a space to store the first element. This is the space to store the first element. Let the element is 10. Next element is here. Let it is 20. Next element 30. Let it is here. Let the next element is 40, which is here. So you have to create a node. This is known as a node, and a pointer which will store the address of the next node. This will store the address of this node. This will store the address of this node. And here there will be a null pointer. And this is the head pointer. So instead of storing every element into 4 bytes, here you need 4 bytes for the element and 2 bytes for the pointer. So every element will take 6 bytes. 6 bytes. So in case of an array, 5 into 4 equal to 20 bytes, equal to 20. But here it is 5 into 6 equal to 30 bytes. So though it is taking more byte to store the whole list, but because of its dynamic nature property, it is more helpful as to any static type of data structure. तो इसलिए हम बहुत सारा सिस्टम प्रोग्रामिंग का काम सारे लिंक लिस्ट में करते हैं. इसलिए though pointer is not there in Java and other languages, but they are using the concept of this linked list by using their classes. वो class function लिखे हुए हैं, उसको help करके आप उस linked list को ही implement किया जाता है. चाहे वो Java हो, Python हो, वहाँ सभी में pointer नहीं है. लेकिन without pointer also the concept of linked list is there. And using their built-in functions, we are creating this using their function. क्योंकि pointer को उन्होंने internally implement कर रहे हैं, हमें वो फंक्शन इंटरफेस देती है, हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं, तो हम लोग का काम बन जाता है. बट एवरीवेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक लिस्ट इज देयर. क्योंकि सी और सी प्लस प्लस हमें डायरेक्टली उस पॉइंटर को यूज करके प्रोग्रामिंग करने का सुविधा देता है, बट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा हो गया, पाइथन हो गया, ये सब हमें वो नहीं देते. वो बोलते हैं हमने उसको कर दिए, दिस इज द फंक्शन, यू यूज इट एंड योर लिंक लिस्ट विल बी रेडी. तो हम वहां पे फंक्शन को यूज करके उस सबको काम को करते हैं. But the concept of linked list is there. So the benefit of linked list over an array is it is dynamic in nature, and insertion and deletion is very efficient. Efficient means only with 1 unit of time, जो कि हम लोग का array में that is requires n units of time. So that is the drawback of a array over a linked list. और linked list का अगर कोई drawback पूछे, आप बोलोगे for storing the same number of elements, linked list takes more memory space. But besides that, because of its other benefits, we are using the linked list in many applications. Okay. So this is one type of data structure. Array is one data structure we have read. Stack, then queue, then linked list. Then the other two data structures are non-linear, which are tree and graph. And to implement tree and graph, we have to know pointers, and we are taking the help of linked list. But they are non-linear. So doing the programming for non-linear data structure is always little bit difficult as compared to your linear data structures. But there are algorithms. With that algorithms, we are implementing the non-linear data structures. So tree, the name of the data structure is tree because it looks like a tree. It has a leaf root node, like every tree has a ट्री में जैसे रूट होता है, फिर उसके सब चाइल्ड होते हैं, सब चाइल्ड होते हैं, फिर लीफ नोड होता है, लीफ. उसी तरह से इन एनी ट्री डाटा स्ट्रक्चर वी हैव रूट, देन इट हैज इट्स सब ट्रीज, देन इट हैज इट्स सब ट्रीज, देन फाइनली व्हिचएवर इज एट द लास्ट लेवल, दिस इज नोन एज द लीफ नोड्स. ये सबको आप लीफ बोलोगे, ये सब they all are the leaf nodes. So similarly, there are several algorithms in tree data structure. There are some algorithms in graph data structure. They all are the non-linear data structures. So in this way, the data structure subject is classified into several different non-primitive data structures
starting from array up to graph. And you have to do in the exam, what type of questions comes in this subject? Some questions are of writing a function, some questions write a whole program, some are to trace the algorithm. So they will ask you, this is the elements they have given, and they told you write the algorithm for binary search and trace it. वो टाइप का क्वेश्चन आता है, और कुछ क्वेश्चन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखने के लिए आता है. तो ये 4 टाइप का इसमें क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं. Sometimes it is write a pseudocode, sometimes they have given to write a C program or C function for this. So it is a very required subject, and also you have to read it regularly to do the exam also good, and also the for computer science subject, this is a very important subject. Without this you cannot understand any other subject. That is the main thing. Data structure is important, because if you understand data structure very clearly, the other subjects will be easy for you. Otherwise all the other subjects will be difficult. क्योंकि कंप्यूटर साइंस में सारे सब्जेक्ट एल्गोरिदम ही होता है. दिस इज द थिंग. किसी भी एक थ्योरी आप पढ़ोगे कोई भी सब्जेक्ट का आगे सेकंड सेमेस्टर में हो या थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जो भी जब भी आगे जिंदगी में जब भी पढ़ोगे कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स, इट मस्ट हैव एल्गोरिदम्स, एंड व्हेनेवर देयर इज एन एल्गोरिदम you have to understand the concept of data structure. तो ये डाटा स्ट्रक्चर में हम लोग तो इतना चीज अभी सिलेबस में पढ़ते हैं. Besides that there are different other data structures also. जैसे नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर में हमने तो ट्री ग्राफ तक पढ़ के छोड़ देते हैं, क्योंकि उतना हम लोग का सिलेबस डिमांड करता है. Besides that in practice there are other data structures also. तो जैसे जैसे आप ये सब पढ़ोगे वो सब अपने आप में आप कभी जरूरत पड़ेगा तो जिंदगी में पढ़ सकते हो. तो लेकिन बहुत टाइप का डाटा स्ट्रक्चर्स की हमें जरूरत पड़ता है टू सॉल्व द क्रिटिकल प्रॉब्लम्स. तो इसलिए सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट है. आप उसको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी जाके ये सब्जेक्ट होता है. और इसको होल्ड में लाना जरूरी है. ये सब्जेक्ट को थोड़ा होल्ड में लाना जरूरी है आपको अच्छा करने के लिए. नॉट ओनली फ्रॉम द मार्क पॉइंट. मार्क तो ऐसे ही आ जाता है, वो होता है जो अलग बात है, लेकिन कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको इस सब्जेक्ट की जरूरत है. तो विद दिस टुडे आई विल कंप्लीट दिस. फॉर एनी डाउट यू कैन WhatsApp me, or you can call me. Better you WhatsApp if there is a requirement for to understand anything. And I don't know when the next classes will be assigned. प्रॉब्लम होने से हो रहा है ना, क्या होगा. चलो जो भी है. अभी सुनाई दे रहा है? जी सर. Yes. Okay. So I was discussing about your linked list. So why one should go for linked list? Like the difficulty for an array is when we want to insert a new element into the array, we have to shift all the elements. Then only after creating the space for the new element, you can insert the new element. But the time complexity will be very high if the size of the array is big. आप इस तरह से सोचो मेरे पास एक array में 10,000 एलिमेंट्स है. मैं बोलूंगा एक नया एलिमेंट मेरे को इंसर्ट करना है एट द 0th इंडेक्स. So what I have to do, I have to shift all the 10,000 of elements one by one, and I have to vacate the space for the 0th index. Then only I can insert the element. So to shift 1,000 of number of elements, it requires 1,000 steps. So you think if the array has n number of elements, I need n number of shifts. I need n number of movements for the elements to shift. Sir, screen is not shared. Screen not I am using now. Okay, anyway I will share it. Yeah, now it is said, na? Yes, I think it Okay, is now sir. said. Yeah. So what I am saying, in case of an array, let it is my array.
let it is my array 5, 10, 15, 20, 25, 30, and there is a space for a new element. If I will ask you to insert 50 at this position, you have to shift 30 to here. first 30 को आप यहाँ लाओगे, फिर 25 को यहाँ पे लेके आओगे, फिर 20 को यहाँ पे लेके आओगे, फिर 15 को यहाँ से काट के यहाँ पे लेके आओगे, फिर 10 को यहाँ लाओगे, यहाँ 5 को लेके आओगे। तो ये जगह जो है 5 उसमें है, लेकिन उस पर मैं ओवरराइट कर दूंगा फिर 50, तो मेरा नया एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट हो गया। तो यू थिंक लेटर यू हैव n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये काम को करने के लिए कितना टाइम कंज्यूमिंग ये काम है। तो हम ये काम करना काफी मुश्किल होता है इन केस ऑफ एन डाटा स्ट्रक्चर लाइक array. So to remove that or to overcome that difficulty, we are taking the help of a linked list. So linked list is a dynamic memory allocation. सबसे पहला फायदा है कि लिंक लिस्ट एक डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है, जहां पे वो साइज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। मेरे को जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए मैं उसमें जोड़ते हुए जाऊंगा। जैसे आपका ट्रेन का एग्जांपल इसे बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं एक लिंक लिस्ट के लिए। मेरा अगर पैसेंजर की संख्या बढ़ गया, मैं उसमें नया डिब्बा जोड़ दूंगा। लेकिन किसी बस में मैं नया डिब्बा तो उसमें नहीं जोड़ पाऊंगा, नया सीट तो नहीं डाल पाऊंगा, because it is fixed number of seats. In 45 seats are there, you cannot add more number of seats into the bus. But if it is a bogies are attached to something, so you are able to insert new bogies into the train if the number of requests to that data structure is more. तो आप इसमें नया बॉगी जोड़ते हो। वो लिंक लिस्ट का सबसे बड़ा फायदा है, इट इज डायनामिक इन नेचर। वही मीनिंग होता है डायनामिक। डायनामिक इन नेचर मतलब whenever you require you can add more elements to the data structure, or whenever that is not required you remove the elements. लेकिन array में सोचो आप एक array को बना दिए जिसमें 1000 ऑफ एलिमेंट रखने के लिए जगह बना दिए, बट यू डोंट नीड देम, तभी भी वो मेमोरी में आपका जगह लेते रहेगा। 1000 के लिए जगह बना दिया, सोचो मैंने 10 एलिमेंट को केवल स्टोर किया तो जगह लेते रहेगा। द एग्जाम्पल इज द क्लासरूम। मेरा अगर मैंने 50 सीट डाल दिया, आज क्लास में 10 जन आए हुए हैं, 40 सीट मेरा वहां पे फालतू जा रहा है। तो उस सब चीज को हम दूर करने के लिए वी कैन टेक द हेल्प ऑफ द लिंक लिस्ट, whenever it is required you add the space for the element and then insert the element. तो उसमें क्या होता है, एक तो आपका डायनामिक नेचर हो गया, मेमोरी का सेव हुआ। सेकेंड है आपका इंसर्शन डिलीशन वहां पे काफी इजी हो जाएगा। देखो अभी अगर सोचो आपको एक ट्रेन में 10 बॉगी है, मैं बोलूंगा एक नया बॉगी को जोड़ना है मेरे को सेकंड पोजीशन में, तो आपके पास रास्ता है, कैसे करोगे? देखो कैसे करोगे। मेरे पास ये ट्रेन है, फर्स्ट बॉगी, सेकंड बॉगी, थर्ड बॉगी, फोर्थ बॉगी। सोचो इस तरह से बॉगी से मेरे को एक नया बॉगी इंसर्ट करना है। कहाँ पे? ना सेकंड पोजीशन में, सेकंड पोजीशन में, ये इस जगह पे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक बॉगी को खड़ा करूंगा, ठीक है। ये सोचो पैरेलल लाइन, इस तरह से लाइन के बारे में मैं सोच नहीं रहा हूँ, वो सोचो हो जाएगा, कैसे भी एडजस्ट हम कर लेंगे लाइन को ऐसे करके। ये पाइप को यहाँ से निकाल के लाऊंगा, इस पे अटैच कर दूंगा, इसका पीछे वाला जो पाइप को लगा के इसमें अटैच कर दूंगा, फिर इंजन को बोलूंगा तो आगे चल, अपने आप ही वो जुड़ गया उसमें। तो बेनिफिट ऑफ द लिंक लिस्ट इज new element and deleting a new element is very time saving work in case of insertion and deletion, which is only theta of 1 unit of time में ये काम हो जाता है। सिस्टम उसको 1 यूनिट ऑफ टाइम में कर देता है। आपके पास चाहे कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, आप एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हो, bring that element into that
पोजीशन just place the pointer, ये पॉइंटर्स को बस एडजस्ट कर दो। ये नया एलिमेंट पड़ेगा, बट वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ करने के लिए इंटीजर 200 बाइट्स में रखूंगा इस तरह से।